आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार डिग्री दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 6 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का विषय का पेपर है, तो हम इसकी अपने लगातार तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम गया है 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के। सो वीडियो को ध्यान से अंतर देखिएगा, क्वेश्चन तो बताऊंगा, उत्तर के साथ समझाऊंगा भी। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है। ओके, तो क्रम से दोस्तों पार्ट वाइज पार्ट आएंगे। 2 अंक की मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, 3 अंक की, 4 अंक की, और इसके साथ ही मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ भी लेकर चलूंगा। ओके, तो वस्तुनिष्ठ भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँ सभी तैयार करते जाइएगा। ओके, तो क्या है महामैराथन होने वाली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके, और एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि छूटेगा क्यों? क्योंकि मैंने कहा सब प्रकार के प्रश्न कवर किए हैं, चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हो, ओके, चाहे आपके क्या जिनके आने की संभावना होगी, हर प्रकार के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो जिन तो बताए सभी तैयार कर लीजिए। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही क्या है सफलता की एकमात्र कुंजी है। ओके, मतलब दोस्तों आप क्या है इस आपके 11वीं की परीक्षा में, अगर वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं दोस्तों हम क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान की कोई एक परिभाषा दीजिए। मतलब सीधा आपको संविधान की परिभाषा पूछी जा रही है। तो आपका गिल क्राइस्ट के अनुसार दी है संविधान की परिभाषा, संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियां का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के समान सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। ये होता है आपका संविधान। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य से क्या आशय है? तो समाजवादी राज्य क्या है? वह राज्य जिसकी व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होती है समाजवादी राज्य कहलाता है। अतः राज्य में समतावादी व्यवस्था होने के कारण क्या है एक समाजवादी राज्य। ओके, आई होप आप समझ चुके भारत एक क्या है समाजवादी राज्य है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वयस्क होने पर भी कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित होते हैं क्यों? हमें पता है कि क्या है मताधिकार मतलब क्या है वोट डालने का हमें अधिकार कब मिल जाता है? जब हम 18 साल के हो जाते हैं, जब हम क्या है वयस्क हो जाते हैं, मतलब 18 साल के हो जाते हैं। फिर भी लेकिन क्या है कुछ लोगों को वंचित रखा जाता है। मतलब 18 साल के हो जाने के बाद भी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो वैसे क्यों नहीं होगी, किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए? ओके, तो क्या है वयस्क होने पर भी कुछ व्यक्तियों क्या है मताधिकार से वंचित रखा जाता है। इसके निम्नलिखित कारण, पहला कि व्यक्ति क्या है पागल या दिवालिया घोषित होने पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही दूसरा है देशद्रोह के जुर्म में दोषी करार देने पर या सजा यात्रा व्यक्ति का या विदेश नागरिक का होने पर। ओके, ये आपके कारण है जिससे क्या है कोई वयस्क व्यक्ति है वयस्क होने के बाद भी व्यक्ति क्या है मताधिकार से वंचित होता है। नेक्स्ट है, कौन मत देने का योग्य? मतलब कोई भी अपना वोट देने का कौन योग्य होता है? तो इसके योग्यता नियम में पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र है वो कम से कम क्या 18 वर्ष हो, तीसरा वह पागल या दिवालिया या देशद्रोही घोषित ना हो, चौथा है वह विदेशी नागरिक ना हो। वही आपका। ओके, आई होप समझ होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कार्यपालिका सतत रूप से किसके नियंत्रण में रहती है? तो कार्यपालिका सतत रूप से क्या है राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। ओके, ये आपसे क्या है वस्तुनिष्ठ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप तैयार करते जाइए। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यपालिका से क्या है? कार्यपालिका से क्या है? कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों के रूप में निर्मित जनता की इच्छा को लागू करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये और बात है कि यार इसका वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद ही में निहित है। मेन लीडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन कौन इसका शक्ति का उपयोग करता है? मंत्रिपरिषद करता है। तो ये हो जाता है आपका कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब इन तीनों के बारे में आप परिभाषा याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा विधायिका का अर्थ लिखिए। इसे देख लेते हैं। तो विधायिका क्या होती है? विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियों बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार होता है। मतलब विधायिका का काम होता है, विधानमंडल का काम होता है कानून को बनाना, ओके, जन नीतियों को बनाना, साथ ही क्या है उन्हें कानून को बदल भी सकते हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं, ये अधिकार होता है। ओके, जैसे संसद में शून्यकाल क्या होता है? मतलब संसद में एक शून्यकाल शब्द है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल में सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं। ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संघात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली की 2 गुण लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के 2 आपको गुण पूछे जा रहे हैं, तो 2 गुण आपके ये दिए। पहला गुण है आपका, ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट समझे, पहला गुण है आपका राष्ट्रीय भावनाओं का विकास एवं उनकी सुरक्षा। ओके, संघात्मक शासन पद्धति या प्रणाली का प्रथम गुण राष्ट्रीयता की सुरक्षा है। संघवाद का विशेष गुण यही है कि वह नागरिकों के मध्य विभिन्नता की रक्षा करके उनका एकता में क्या है सूत्र में बांधे। ओके, दूसरा इनका संघात्मक शासन प्रणाली का गुण है कि शक्तिशाली राज्य की स्थापना। संघीय प्रणाली के अंदर छोटे छोटे या कम शक्ति वाले क्या राष्ट्र भी विश्व में एक शक्ति के स्थापित प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
संघात्मक शासन प्रणाली के दो दोष, मतलब क्या है संघात्मक शासन प्रणाली के आपको दो गुण है या दो विशेषता तैयार कर लीजिएगा, साथ ही दो दोष तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब दोष देख लेते हैं। तो पहला दोष क्या दिया है, राष्ट्रीय एकता पर आघात, संघीय शासन में राष्ट्रीय एकता, ये आपको पहली हेडिंग है, राष्ट्रीय एकता पर आघात। तो संघीय शासन प्रणाली राष्ट्रीय एकता में क्या है को आघात पहुंचाने की आशंका रहती है। अनेक बार राज्यों की सरकार अपनी उन्नति का ही प्रयत्न करती हैं और देश की कोई चिंता नहीं करती है। दूसरा क्या है अपव्यय, अपव्यय में क्या होता है संघीय सरकार व्यय साध्य है क्योंकि इसमें दोहरी राजनीति संस्थाएं, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था एवं दोहरे कानून होते हैं। संघीय सरकार में समय और शक्ति का भी क्या है अपार अपव्यय होता है। ओके, ये हो जाते हैं आपके संघात्मक शासन प्रणाली के दो दोष। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्त हमारा क्वेश्चन है, हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संतुलित दस्तावेज का क्या अभिप्राय है? जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान बनाए हैं, उनका वो क्या है, जो संविधान को क्या है एक संतुलित दस्तावेज बनाना चाहते थे। तो यहाँ जो संतुलित दस्तावेज का मतलब क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो संतुलित दस्तावेज से उनका अभिप्राय है संविधान को इतना लचीला होना चाहिए कि उसे आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सके, लेकिन साथ ही इसके अनावश्यक एवं अक्सर होने वाले बदलावों से भी बचाया जाना चाहिए। मतलब कठोर भी होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए, मतलब दोनों का मिक्सचर इस बार से होना चाहिए कि अगर कोई नियम बदलना है तो आसानी से बदला जाए। ओके, और इतना आसानी से ना बदला जाए कि कोई भी क्या है नियम आए दिन बदलती रहे। तो कठोर भी और लचीले का मिश्रण होना चाहिए। यह नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। आपको 2 नंबर में क्या संशोधन प्रक्रिया तो बहुत बड़ी होती है संविधान के, लेकिन क्या आपको संक्षेप में आपको शॉर्ट में बता देना क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो देख लेते दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या पूछा जा रहा है, संविधान में हम संशोधन किस प्रकार से कर सकते हुए। तो 2 विधि होती है। ओके, संविधान में संशोधन करने की 2 विधि होती है, पहले आपकी साधारण विधि, दूसरी आपकी विशेष विधि। ओके, साधारण विधि में क्या होता है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। ओके, संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ओके, जब दोनों सदन मतलब 2 सदन होते हैं, लोकसभा एक राज्यसभा के, तो किसी में भी रखा जा सकता है। जब दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के प्रस्ताव से पास कर देते तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर क्या संशोधन आपका प्रस्ताव हो जाता है। इस प्रकार से होता है, मतलब क्या है कोई भी सदन प्रस्ताव दे सकता है, साथ ही बहुमत होता है, मतलब वोटिंग होती है। वोटिंग हो जाने के बाद दोनों जब सदन में पारित हो जाता है, फिर लास्ट में क्या है राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, तो वो आपका क्या है तो आपका संविधान बन जाएगा। ओके, संशोधन हो जाएगा उसमें। ओके, तो दूसरा है विशेष विधि। विशेष विधि में क्या होता है, इसके अनुसार संशोधन संबंधी बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है यदि सदन की कुल संख्या के साधारण बहुमत द्वारा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का क्या है 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन बिल एक सदन में पास हो जाए तो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन के लिए यह भी ढंग अपनाया जाता है कि उसके पश्चात बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। उसके हस्ताक्षर के बाद क्या है संविधान का संशोधन बिल पास हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। आगे देख ले, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा संविधान किन किन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है? तो हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तो दोस्तों हमने अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस इस कोर्स में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, तो आपको ऑल चैप्टर आपको क्या है पीडीएफ नोट्स, साथ ही आपको क्या है फिर आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। ओके, साथ ही आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। मतलब एक बार से कहें तो कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे कम समय में। ओके, तो क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चला है तो केवल 99 रुपए में कंप्लीट आपको क्या है कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारस्परिक निषेध का क्या अभिप्राय है? तो पारस्परिक निषेध का अभिप्राय है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में क्या हस्तक्षेप ना करेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समानता का क्या अर्थ है? मतलब समानता से क्या आशा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सामान्य रूप से समानता का अर्थ यह लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से ही समान होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों को व्यवहार व आय का समान अधिकार प्राप्त होता है। समानता प्रजातंत्र का मुख्य स्तंभ है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है परम आवश्यक है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समानता का सकारात्मक पहलू क्या है? चलिए इसे देख लेते हैं। तो समानता का सकारात्मक पहलू देख लेते। तो समानता का सकारात्मक समानता का अर्थ है एक जैसे लोग के साथ एक जैसा व्यवहार करना। समानता का सकारात्मक पक्ष है निष्पक्षता का बल देता है। वह यह मानना चलता है कि क्या है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के 2 कार्य लिखिए। ओके, मानवाधिकार के 2 कार्य पूछे जा रहे हैं। तो पहला कार्य है पीड़ित व्यक्ति या पक्ष द्वारा
स्वयं या उसकी तरफ से किसी अन्य द्वारा दर्ज कराई गई मानव अधिकार उल्लंघन विषयक मामले की जांच करना मानव अधिकार आयोग का प्रथम कार्य है। दूसरा है मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले में न्यायपालिका की अनुमति लेकर संबंधित मामले में हस्तक्षेप करना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकार का क्या महत्व है। अधिकार के महत्व से पूछे जा रहे हैं। तो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें सम्मानित और गर्मियों में जीवन जीने का आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आजीवन का अधिकार सम्मानजनक जीवन के जीने के लिए जरूरी है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अधिकार हमें सृजनात्मक एवं और मौलिक होने का मौका देता है। इस प्रकार आजीविका का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये होता है अधिकार का महत्व। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी तथा भारतीय मॉडल में दो अंतर आपको पूछे जा रहे हैं। मतलब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और आपको भारतीय धर्मनिरपेक्षता में आपसे अंतर पूछे जा रहा है। ओके, तो धर्मनिरपेक्षता देख ले। धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति होती है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति होती है। ओके, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देते हैं, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता का एक मुख्य सारोकार होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की दो विशेषताएं लिखिए, लक्षण या गुण बताइए। ओके, ये आपसे पूछा विशेषता कहें या लक्षण कहें या गुण कहें एक ही बात है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की आपको विशेषता पूछी जा रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ओके, मतलब कोई उसका विशेष धर्म नहीं। ओके, राज्य के दूसरा है कि राज्य के दृष्टिकोण से सभी धर्म क्या समान होते हैं तथा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाते हैं। मतलब किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। ओके, तो सिंपल आंसर है, आपसे एक वाक्य नहीं पूछा गया भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ओके, एक वाक्य में अक्सर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्यों कहा जाता है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का आशय क्या है कि शासन सत्ता जनसाधारण में निहित होने के कारण साथ ही राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि हो तथा देश के शासन की अंतिम सत्ता जन साधारण में निहित हो, अर्थात विधायिकाओं के निर्वाचन प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ये सारी बातें भारत में विद्यमान है, इसलिए भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब क्या है कि जो भी राजा बन रहा है, जो भी मतलब प्रधानमंत्री, जो भी लीडर बन रहा है वो क्या है वंशानुगत ना हो कि उसका लड़का बनेगा फिर उसका भी लड़का बनेगा। जैसे पहले समय होता कि राजा का जो लड़का है वो राजकुमार, फिर वो आगे का भविष्य का राजा बनेगा, इस प्रकार से होता है। ओके, तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो लीडर होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री कोई भी मंत्री अब चुने तो आपके जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इसी के लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हुए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मताधिकार को परिभाषित कीजिए। मताधिकार क्या है। तो JS मिल के अनुसार लोकतंत्र मनुष्यों की बराबरी को स्वयं सिद्ध माना लेता है। ओके, और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जब नागरिक को मताधिकार प्रदान किया जाए। सरकार के कानून और नीतियों के सभी लोग प्रभावित होते हैं। जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। तो ये आपका हो जाएगा नहीं, बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधि का चुनकर सरकार का निर्माण की प्रक्रिया करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग का क्या सुझाव था। जो सरकारी आयोग बना था उसका राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में क्या कहा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग का सुझाव था कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री भी क्या है सलाह ली जाए। ये हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताए हैं 2 नंबर वाले। ओके, आगे और भी वीडियो आएंगे, इसके बाद फिर हम 3 नंबर 4 इस प्रकार से हमसे देखेंगे। तो अलग से प्लेलिस्ट में बना दी है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइए। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ ही आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाती है। साथ ही क्या इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।